Assalamu alaikum. I am Akbar Randhawa. In this lecture of biochemistry of disease, I discuss about the metabolic wound diseases, in which I discuss about the role of calcium, role of phosphorus in regulation of vitamin D and its absorption, and the effects in the activation of the vitamin D, as well as the parathyroid hormone role in metabolic, and at the end I discuss about the all the diseases which related to the metabolic wound diseases such as Paget disease, osteocolitis, osteomalacia, and osteoporosis. In composition of wound, it's composed of extracellular matrix and cells. In extracellular matter, 40% contain organic matter which contain collagen, protoglycans, osteocalcin, and growth factor like cytokinin. And in inorganic, it contain a calcium-like derivatives. In cell, osteoclast, osteoblasts, and progenitors. And turnover of the bone, further it calcium metabolism. कि हमें भी पता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम और फास्फोरस है, उसका काम क्या है, उसने विटामिन डी को रेगुलेट करना होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म को, उसकी अब्जॉर्प्शन को, उसकी एक्टिवेशन को, ठीक है। तो अगर उसमें कोई फेल्यूर आता है तो उसकी वजह से डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर काज होते हैं, कुछ इश्यूज काज होते हैं, जिस तरह बून रिमॉडलिंग होती है। बून रिमॉडलिंग क्या है कि लाइफ के साथ साथ लाइफ एजिंग के साथ साथ जो उसकी मेचोरेशन आती है, ठीक है, तो उसके मेचोरेशन के साथ साथ उसमें जो उनके स्केलेटन से उनकी बून सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बून रिमॉडलिंग, ठीक है। तो ये इशू किस तरह बनता है जब कैल्शियम की और फास्फोरस की डेफिशिएंसी आती है। देन व्हाट इज द रिकमेंडेशन ऑफ डेली इनटेक फॉर एडल्ट्स। कैल्शियम शुड बी अकॉर्डिंग टू डियर आरडीए इट्स 1000 milligram per day, even for pregnant and lactating and post-menopausal women it requires up to 1.3 grams per day. Then for children for the age of 1 to 18 years it required 0.5 to 1.3 gram per day, and for infants the requirement of calcium is 300 to 500. Then what is the plasma concentration के plasma concentration कितना होगा कैल्शियम का। सबसे पहले टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो इसका 8.6 टू 10.3 है, ठीक है, इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जो आयनाइड फॉर्म में होगा वो 4.5 टू 5.6 होगा मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ये है कि इसका ये किस तरह रेगुलेट होता है, ठीक है, कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो होम्योस्टेसिस है कि होम्योस्टेसिस है कि मेंटेनेंस हो ओवर इंटरनल बॉडी फंक्शन, ठीक है। हमारी बॉडी इंटरनल जितने फंक्शन होते हैं इसे कंट्रोल करना क्या है, होम्योस्टेसिस, ठीक है। ब्लड ने कैल्शियम लेवल को कितना मेंटेन करना है, ठीक है, अबाउट 10 मिलीग्राम पर 100 ml पर 1000 ml। अब देखें ये होगा क्या होम्योस्टेसिस कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो जब स्टिमुलस होगा कि जिसके सोर्स में क्या होगा कि ब्लड जो कैल्शियम लेवल है वो राइज हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा तो वहाँ से थायराइड जो रिलीजिंग थायराइड हार्मोन है वहाँ से क्या होगा, कैल्सिटोनिन रिलीज होगा। जो कैल्सिटोनिन होगा वो क्या करेगा, वो जो किडनी है, ठीक है, उसका जो कैल्शियम का अपटेक लेवल उसे डिक्रीज कर देगा, ठीक है। जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो कैल्शियम है, ठीक है, वो बून में डिपॉजिट होगा। जिसके नतीजे में क्या होगा कि जब बून में डिपॉजिट होगा कैल्शियम, तो अल्टरनेटिवली क्या होगा कि जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है, ठीक है, वो सेट पॉइंट पे आ जाएगा। ऐसी कि जब कुछ स्टिमुलस होता है जिसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड जो कैल्शियम लेवल है वो फॉल कर जाता है, उसमें भी पैराथायरॉयड हार्मोन का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो जो बून्स को रिस्पॉन्स देता है कि कैल्शियम को सक्रीट करो। जब कैल्शियम सक्रीट होता है तो वो कैल्शियम किडनी के थ्रू अपटेक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से विटामिन डी एक्टिवेशन होती है। और इसके साथ साथ जो कैल्शियम का लेवल है, ठीक है,
इंटेस्टाइन में वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस तरह क्या होगा कि जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो सेट पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, ये सारा मेथड है, इसमें फॉलो करते हैं। देन फास्फेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फास्फेट जो है, फास्फेट की डेली रिकमेंडेशन क्या है कि 100 टू 270 मिलीग्राम पर डे, एंड फॉर चिल्ड्रन इट्स रिक्वायरमेंट अप टू 460 टू 1250 मिलीग्राम पर डे, एंड फॉर अडल्ट्स रिक्वायरमेंट अप टू 700 टू 1250 milligram per day, and for pregnant and lactating women the requirement of the phosphorus is up to 1250 milligram per day। ठीक है, जो प्लाज्मा की कंसनट्रेशन होगी डल्स में ये 2.5 से 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी, और चिल्ड्रन में 4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। नेक्स्ट कि जो नॉर्मल सीरम फास्फोर लेवल है, फास्फेट लेवल किस तरह मेंटेन होता है। ठीक है, अगर सीरम फास्फेट लेवल इंक्रीज होगा उसके नतीजे में क्या होगा, कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेटिवली काम करता है। अगर फास्फेट लेवल इंक्रीज होगा, कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि वो जो सीरम पैराथायराइड हार्मोन है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो किडनी से जो फास्फेट की एक्सक्रीशन होनी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल जो सीरम का फास्फेट लेवल वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ क्या होगा कि जो इंटेस्टाइनल जो के फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन होती है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और विटामिन D3 की सिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर सीरम का जो फास्फेट लेवल लो है तो उसमें क्या होगा, सीरम का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, सीरम पैराथायराइड हार्मोन लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, और जो रेनल फास्फेट एक्सक्रीशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उसके नतीजे में भी नॉर्मल सीरम फास्फेट लेवल किया जा सकता है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो रेनल एब्जॉर्प्शन है फास्फेट की वो इंक्रीज हो जाएगी, और विटामिन D की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह मेंटेन होता है। देन पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन विच सिंथेसिस एंड सेक्रेटेड फ्रॉम द चीफ सेल, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उससे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वो एक एक्ट एज एन प्रो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, टू इंटैक्ट पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, जो प्लाज्मा कैल्शियम है वो प्राइमरली वो फिजियोलॉजी को रेगुलेट करता है इसकी पैराथायराइड हार्मोन के, उसकी सिक्रेशन करता है। ठीक है, देन क्या है कि effects of serum level इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फास्फोरस। टारगेट ऑर्गन कौन कौन थे, या तो किडनी है, या GIT, या बून है। तो जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा और फास्फेट का लेवल डिक्रीज होगा, उसके नतीजे में क्या होगा कि उसके नतीजे में कैल्शियम की रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो फास्फेट की एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही बूंद में क्या होगा, कैल्शियम और जो फास्फेट है उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही GIT में है। ठीक है, GIT में क्या है कि जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, स्टिमुलेशन होगी और विटामिन D की एक्टिवेशन होगी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे कि जो कैल्शियम और फास्फोरस की रेगुलेशन की जाती है। ठीक है, जो बोन फॉर्मेशन में होती है। ठीक है, इसमें क्या होती, दो इन्वॉल्वमेंट है। एक तो एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D है, इसे 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, और उसके साथ पैराथायराइड हार्मोन है। ठीक है, लाइक फॉलोइंग दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन एंड द सप्लाई ऑफ फास्फेट टू बोन कैल्शियम एंड फास्फेट फॉर द बोन फॉर्मेशन। किसका रोल है, एक्टिव विटामिन D3 का और पैराथायराइड हार्मोन का। ऐसे ही विटामिन D है, विटामिन D का सोर्सेज कौन कौन से हैं, डाइट्स हैं, UV लाइट्स के थ्रू सन एक्सपोजर से हमें विटामिन D मिलता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 400 इंटरनेशनल यूनिट्स है। इफेक्ट्स ऑफ सीरम लेवल विद इंक्रीज कैल्शियम, इस पर बून और GIT पे इसका इफेक्ट आएगा। बून में क्या होगा कि जो विटामिन जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाएगी, और GIT में क्या होगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। अब देखेंगे किस तरह एक्टिवेशन होता है विटामिन D3 के। अब सबसे पहले सनलाइट होती है, उसमें 7 कोल कैल्सिफेरॉल D होता है। ठीक है, जिसकी स्किन में, ठीक है, हमारा होता है 7 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल होता है स्किन में। ठीक है, वो क्या करता है
कि वो एक्टिवेशन करता है, वो उसके अलावा लिवर में जाता है, ठीक है, इसकी सॉरी स्किन टू कोलकैल्सिफेरॉल D3, और और हमारे लिवर में होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल डी, और वो उसी एक्टिवेशन करता है, देन फर्दर वो किडनी में जाके उसको एक्टिवेट कर देता है एक D3 में, ठीक है। ऐसे ही ये कि जो 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल D3 है, ठीक है, उसका काम क्या होगा, एक तो उसने क्या करना है कि उसने कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करनी है, ठीक है, इंटेस्टाइन से। दूसरे नंबर पे क्या करना है, उसने जो फास्फेट की अब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज करनी है, कैल्शियम और फास्फेट की अब्जॉर्प्शन इसने इंक्रीज करनी है विटामिन D3 ने, ठीक है। ऐसे ही उसने पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन को उसने सप्रेस करना है। उसके अलावा जो ओस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन होती है उसको रेगुलेट करना है। उसके अलावा जो ओवरऑल क्या है कि इसके मेन फंक्शन क्या हो सकते हैं, एक तो इसने ब्लड में कैल्सिफिकेशन करनी है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करना है, उसके अलावा फास्फेट का लेवल इंक्रीज करना है ब्लड में, ठीक है, और इनका रोल क्या है विटामिन D3 का बोन फॉर्मेशन में। ऐसे कैल्सिटोनिन आई ऑलरेडी डिस्कस दैट आर सेक्रेटेड फ्रॉम द सी सेल्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द थायराइड ग्लैंड्स। जो नॉर्मल लेवल होगा इसका वो अप टू 8.8 होगा मैन में, और वुमेन में 5.8 होगा, ठीक है। देन लेवल इंक्रीज इन द सीरम कैल्शियम लेवल कंसंट्रेशन इंक्रीज उसमें अप टू 2.5 मिलीमोल पर लीटर होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेविसन। देन इफेक्ट ऑफ सीरम लेवल, अगर उसमें कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में कि जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा तो फिर क्या इसमें हो सकता है कि विद द डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम, इसका इफेक्ट्स आते हैं इसकी बून पे आएंगे या फिर किडनी पे आएंगे, ठीक है। बून पे क्या होगा कि वो जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा और फास्फेट का लेवल इंक्रीज होगा, वो क्या करेगा, सप्रेस कर देगा बून की कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ऐसे ही किडनी में क्या करेगा कि कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा कर देगा। ज़ाहिर है जब कैल्शियम की रिजॉर्प्शन बोन में डिक्रीज होगी, अल्टरनेटिवली क्या होगा, सारा कैल्शियम वो जाएगा किडनी में, वहाँ से वो सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अल्कलाइन फास्फेट विच प्रेजेंट इन ऑल टिश्यू, मोस्टली ये लिवर में या फिर इंटेस्टाइन में, किडनी बोन में है। नॉर्मल इसकी रैंक क्या है 20 to 140 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, ठीक है। ऐसे ही कुछ रिसेंट बायोमार्कर हैं, बायोमार्कर बून रिजॉर्प्शन फॉर बून फॉर्मेशन, बून रिजॉर्प्शन के लिए यूरिन में होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सीप्रोलिन है, कोलेजन है, ठीक है, ये मार्कर है, और बून रिजॉर्प्शन है। मोस्टली RD एग्जाम से उनमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो मार्कर है बून रिजॉर्प्शन के लिए वो कौन कौन से हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सीप्रोलिन है, कोलेजन है, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा ये क्या है कि क्रॉस लिंकेज पेप्टाइड्स होते हैं कुछ, ठीक है, टिलोपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। टेट्रा रेजिस्टेंस एसिडिक फास्फेट होते हैं कुछ, ठीक है। ऐसे ही मार्कर फॉर बोन फॉर्मेशन ये कौन कौन से हैं, बोन अल्कलाइन फास्फेट हैं, ठीक है, ओस्टियोकैल्सिन है, उसके अलावा प्रोकोलेजन है, टाइप 1 पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। देन डिजीज विद मार्कर कि अब देखेंगे ये ओस्टियोपोरोसिस है या रिकट है या पैगेट डिजीज है, इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सीरम कैल्शियम लेवल ओस्टियोपोरोसिस में, सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम फास्फेट लेवल, सीरम पैराथायरॉयड पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके अलावा जो अल्कलाइन फास्फेट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसके रेजिस्टेंस बायोमार्कर हैं वो कौन से हैं, ठीक है, टिलोपेप्टाइड्स हैं, कैटेप्सिन के है वो, उसके अलावा जो रिकट्स और ओस्टियोमलेशिया है, इसमें क्या होता है, सीरम का कैल्शियम और फास्फेट लेवल दोनों लो होते हैं, और सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन जो लेवल इंक्रीज होता है, अल्कलाइन फास्फेट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ये आपके लिए पैरामीटर है कि जब आप किसी भी बोन रिलेटेड इशू जो हो जिनमें, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस हो, ओस्टियोमलेशिया हो, रिकट हो, पैगेट डिजीज हो, उसमें आप उनकी ब्लड प्रोफाइल से आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि इनको कौन सा इशू है, ठीक है। कि मोस्टली अगर सीरम का कैल्शियम और फास्फोरस लो होगा तो उसमें मोस्टली रिकट और ओस्टियोमलेशिया होने का चांसेस होगा, ठीक है।
और इसका ओस्टियोकैल्सिन इसका बायोमार्कर है, ठीक है। ऐसे पैगेट डिजीज में अल्कलाइन फास्फेट हाई होता है, ठीक है। इस तरह ये हम इसे मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है। देन मेटाबॉलिक वुंड डिजीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस है, ओस्टियोमलेशिया है, रिकेट्स है, ठीक है। ये 3 डिजीज हैं जो कि आपके इधर डिस्कस हैं आपके कंटेंट्स में, ठीक है। देन metabolic wound disease, it is a wound disorder. It is a heterogeneous group of disorder characterized by the abnormalities in the कैल्सी मेटाबॉलिज्म एंड आ बोन सेल फिजियोलॉजी। अब देखिए या तो उसके फिजियोलॉजी में इशू आ सकता है या उसकी मेटाबॉलिज्म में इशू आ सकता है, ठीक है। दे कैन लीड टू द सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड स्केलेटल फेल्यूर। ज़ाहिर या तो सीरम कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी या फिर स्केलेटल फेल्यूर आ जाएगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द मेटाबॉलिक वुंड डिजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। रिकट्स, रिकट्स क्या है? रिकट्स में क्या होता है कि ये रिकट्स में जो इमोचोरेशन होती है बूंद की, ठीक है। रिकट्स इज डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन बिफोर एपिफेजियल क्लोजर इन इमेच्योर मेमल्स आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी आर इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। किसी डेफिशिएंसी से या इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म से ये ऐसे होता है, ठीक है, रिकट्स। Then the metabolism of vitamin D, phosphorus and calcium potential lead to a fracture and a deformity कि जब इनकी मेटाबॉलिज्म में इनके एब्जॉर्प्शन पे इस पर अफेक्ट आएगा तो अल्टरनेटिवली वो रिकट या ओस्टियोमलेशिया का हो जाएगा। उसी ओस्टियोमलेशिया क्या है कि ये सिमिलर कंडीशन है जिस तरह ओस्टियोपोरोसिस है या रिकट है। इसमें क्या है कि लेकिन ये जो इसकी बून डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन होती है, ठीक है, जो मिनरल लॉस होता है बून से, वो बिफोर एपिफेजियल क्लोजर होता है, ठीक है। ऐसे ही रिकट एंड ओस्टियोमलेशिया विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो इसमें क्या होगा कि लो इनटेक लेवल हो अगर हमारी डाइट में, या फिर मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो या सनलाइट का एक्सपोजर ना हो, उसके नतीजे में हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो अब नॉर्मल विटामिन डी मेटाबॉलिज्म है वो लिवर डिजीज़ हो या आपकी कोई किडनी डिजीज़ हो या एंटी कन्वर्सन ड्रग ले रहे हो तो उसमें होने का चांसेस होता है, ठीक है। ऐसी हाइपोफास्फेटीमिया है, उसमें क्या है कि अगर फास्फेट लेवल आप लो इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हाइपोफास्फेटेमिक विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकट से, ठीक है। मैं रिकट क्या है बेसिकली सॉफ्टनिंग एंड वीकनेस ऑफ द बोन मोस्टली हैपन इन द चिल्ड्रन जो रिकट से, और ओस्टियोमलेशिया वो जो बड़े एज के होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। कि अब देखें कि इसमें रोल किस चीज़ का आ गया, आप एज एन डाइटिशियन क्या करेंगे, ठीक है। आप इसमें विटामिन डी की आप सप्लीमेंटेशन करेंगे इनमें, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी का काम है उसने प्रमोट करना है कैल्शियम और फास्फेट की अब्जॉर्प्शन को जीआईटी ट्रैक से, ठीक है। कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो उनमें चांसेस होते हैं कि बहुत हद तक कि उनको जो बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है विटामिन डी और कैल्शियम और फास्फेट का लेवल वो कंप्रोमाइज होने का चांसेस होता है, ठीक है। देन स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ क्या आ जाती हैं कि इसमें टूडल में बोल है, मोस्टली आपने देखा होगा जो टूडल्स होते हैं जो वीकनेस हो जाती है, उनके जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लेग से वो थोड़े से प्रोट्रूजन होती है साइड बाय साइड वो थोड़े से ओपन होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो बोल लेग का इशू होता है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है कि जो ओल्डर चिल्ड्रन हैं उनमें नीनों को होती है, ठीक है, उनको उनके दोनों लेग आपस में बहुत ज़्यादा मर्ज होते हैं, ठीक है, जो जॉइंट्स हैं। उसके अलावा क्रैनियल डिफॉर्मिटीज़ है, स्केलेटन इश्यूज आते हैं, ठीक है, पेल्विक डिफॉर्मिटीज़ है। उसके अलावा स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ है, स्पाइनल में इशू आता है। ये ओस्टियोमलेशिया एंड नॉर्मल बोन रिकट एंड ओस्टियोमलेशिया जो लैब इन्वेस्टिगेशन है इस डिजीज़ में आप डाइटिशियन आपके पास पेशेंट आता है, आप उनको क्या रिकमेंड कर सकते हैं टेस्ट के तौर पे? आप उन्हें कहेंगे आप अपना पहला थायराइड टेस्ट कराओ, ठीक है, आप उसके अलावा विटामिन डी का टेस्ट करवाओ, ठीक है।
तो अगर सीरम अल्कलाइन फास्फेट लेवल इंक्रीज होगा तो उसमें रिकट और ओटिमलेशिया के चांसेस हो गए। ऐसी जो कैल्शियम का लेवल लो होगा, विटामिन डी का लेवल लो होगा तो अल्टीमेटली रिकट्स का चांसेस होगा। ऐसे भी फास्फेट्स का लेवल पे इतना मैटर नहीं कर, लेकिन फिर भी करता है, उसमें इतना डेफिशिएंसी नहीं आती, लेकिन पैराथायराइड का लेवल इंक्रीज होगा फिर भी इशू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस मीन इट्स कॉमन डिजीज इन अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, ओस्टियोप्रोसिस एसोसिएटेड विद एडवांस एज, उम्र के साथ साथ होता क्या है, ड्यू टू वेयरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द बोन विच एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर। इसमें क्या आएगा, एक्सरसाइज और इसमें न्यूट्रिशन थेरेपी एडिक्वेट, हमें उनके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, उसके अलावा उनके प्रॉपर एक्सरसाइज करवानी है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके फंक्शन इंप्रूव हो सकते हैं, बूंद रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, लाइक एजिंग इंक्रीज बूंद रिजॉर्प्शन। ठीक है, ऐसी ओस्टियोपोरोसिस के वो बर्बरी सी बूंद हो जाती हैं। ठीक है, उनसे डीकैल्सिफिकेशन होने लग पड़ती है। ऐसे पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि इनएडुकेट बून फॉर्मेशन ड्यूरिंग ग्रोथ। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि पैथोफिजियोलॉजी का प्रोसेस इम्पेयर ओस्टियोब्लास्ट बून फॉर्मेशन विच इंक्रीज द बून अब्जॉर्प्शन। फैक्टर इन्वॉल्व इन द सिजेशन ऑफ द ओस्टियोप्रोसेस, ये कौन कौन से हार्मोन हैं, पुअर डाइट है, हमारी जेनेटिक्स है, साइटोकाइनेस है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन हैं, लो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है, लो एक्सपोजर टू सनलाइट है। ठीक है, ओस्टियोप्रोसिस हैं जो इसके रिस्क फैक्टर कौन से अर्ली मेनोपॉज पीरियड्स हैं। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लो कैल्शियम इंटेक है, सिगरेट स्मोकिंग है, एक्सेसिव अल्कोहल है, एक्सेसिव कैफीन है, स्टीरॉयड थेरेपीज हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर हैं। ऐसे क्लिनिकली प्रेजेंटेशन क्या है कि इनमें बैक पेन होगी, फ्रैक्चर्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा इनको इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं, थ्रू एक्सरे या बोन स्कैन हम इनको कर सकते हैं इनकी। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट क्या है कि या तो फर्स्ट फोकस हमने करना है इनकी डाइट पे, अगर इनकी डाइट इम्प्रूव होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि अल्टरनेटिवली क्या होगा कि डाइट के इम्प्रूव होने से उनका कैल्शियम का जो बोन अपटेक लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, कैल्शियम, विटामिन डी, ये दो फैक्टर आपने लाजमी इंक्लूड करने हैं कि जब, उसके अलावा इन्हें ओमेगा 3 भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाईफास्फेट। ठीक है, उसके अलावा एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट और एंड्रोजन्स। देन पैगर्डीज क्या है, पैगर्डीज ऑफ द मून। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें बून डिफॉर्मिटीज आती है। ठीक है, डिजीज ऑफ बून रिमॉडलिंग। ठीक है, इट इज़ द कंडीशन ऑफ द ओल्डर इंडिविजुअल बेसिकली विच कैरेक्टराइज बाय द पोजेसिव स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। इसमें स्केलेटल में डिफॉर्मिटीज आती है ड्यू टू द प्रॉब्लम इन बून रिजॉर्प्शन एंड बून रिमॉडलिंग। उसमें रिजॉर्प्शन इसके इशू आ सकते हैं या फिर रिमॉडलिंग के। लाइकली इट वुड बी अ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है विच कैन लीड टू इंक्रीज द बून रिजॉर्प्शन कपल्ड विद अबनॉर्मल एंड एक्सेसिव बून रिमॉडलिंग। ठीक है, इसके नतीजे में पैगर डिजीज होती है। ठीक है, देन अकाज इसके वायरस भी हो सकते हैं, द मोस्ट कॉमन इन इसका। देन पैगर डिजीज क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन क्या है कि बून पेन है, ज्वाइंट्स पेन है, डिफॉर्मिटीज़ हैं। ठीक है, ऐसी पैगर डिजीज कॉम्प्लिकेशन क्या है, फ्रैक्चर हैं, डीफनेस है, नर्व इंटरप्टमेंट है, उसके अलावा स्पाइनल स्टेनोसिस है, कार्डिक फेलर है। ठीक है, उसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया इन्हें हो सकता है। ठीक है, पैगर डिजीज की इन्वेस्टिगेशन क्या है कि इंक्रीज द मार्कर ऑफ बून फॉर्मेशन, इंक्रीज द सीरम फास्फेट, अल्कलाइन फास्फेट। ठीक है, उसके अलावा एक्सरेज के थ्रू, उसके अलावा कॉन्ड्रियल थिंकिंग या बून स्कैन इसमें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देन रेनल ओस्टियो डिस्ट्रोफी। ठीक है, विच एसोसिएटेड विद डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ phosphate level with inability of the kidney to synthesize vitamin D and decrease the intestinal absorption of calcium, जिसके नतीजे में हाइपोकैल्सीमिया काज होगा। ठीक है, तो ये पाथवेज हैं। देन रेनल जो ओस्टियो डिस्ट्रोफी है उसके क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती हैं, बून पेन, वही स्केलेटल डिफॉर्मेलिटीज़ हैं। ठीक है, उसके अलावा कैल्सिफिकेशन है, लैब इन्वेस्टिगेशन वही, ये 4 से 5 चीज़ें आपको इन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, ये फास्फेट लेवल है इंक्रीज हो जाएगा इसमें सीरम। ठीक है, उसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा,
पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो जाएंगे, विटामिन D2 सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, इसके अलावा अल्कलाइन फास्फेट इंक्रीज हो जाएगा और मैग्नीशियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है।